ईवीएम का चुनाव धोखा है और धोखा ही रहेगा। दिग्विजय सिंह साहब ने कही है और एक शिवसेना के संजय रावत साहब है, वो 2014 का चुनाव जो मोदी जी जीते थे वो ईवीएम के बेसिस पे जीते। देश के 80 करोड़ लोगों को भिखारी बनाने का भी एक एजेंडा हिंदू राष्ट्र में है क्या? तो ये 5 किलो अनाज के भिखारी बनने के लिए देश में लोग वोट देंगे क्या कभी? कोई एफएम चैनल खोल लो, कोई रेडियो खोल लो, कुछ खोल लो, मोदी जी और मोदी जी से ख़त्म होती है। तो और कोई चेहरा तो दिखाई नहीं रहा, कोई नाम ले ही नहीं रहा ना, ये मेन स्ट्रीम मीडिया जिसे मैं क्रिमिनल मीडिया बोलता हूँ। ये डेमोक्रेसी के लिए उचित नहीं है। मोदी जी धोखाधड़ी की मंशा लगती है हर बार उन्हें। संविधान को धोखा दे के अपने जो संविधान की शपथ ली है उसके खिलाफ जाके जो कार्य करते हैं वो उचित नहीं है। चुनाव में कोई भी जीते कोई भी हारे, चुनाव सिर्फ और सिर्फ पेपर बैलेट से होने चाहिए। ईवीएम का चुनाव धोखा है और धोखा ही रहेगा। और इसमें जो भी रूलिंग पार्टी होगी उसको ईवीएम के चुनाव कराने से, जो भी रूलिंग पार्टी होगी चाहे कोई भी हो, 20 से 25% तक के वोटों का हेरफेर धांधली करने का स्कोप रहता है अभी तक की जो टेक्नोलॉजी है। इसके बाद ये और भी इम्प्रूव की जा सकती है। मुझे पता लगा है कि 2 कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने ये बात कही भी, एक दिग्विजय सिंह साहब ने कही है और एक शिवसेना के संजय रावत साहब है, वो अखिलेश यादव साहब का मैंने अभी देखा नहीं है। तो अब जब अखिलेश यादव जी कह रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश यानी कि देश के सबसे बड़े प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहे हैं इतनी छोटी उम्र में, वो कह रहे हैं, संजय रावत जी कह रहे हैं जो इतनी साइंटिफिक बातें करते हैं, और दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं, तो अभी किसी के कहने की बाकी है ज़रूरत। लेकिन हम लोग, बामन मेश्राम साहब, भानु प्रताप जी, मैं, ये बात हम कितने सालों से कह रहे हैं। हमसे पहले जब कांग्रेस का राज था तब सुब्रमण्यम स्वामी जी ने ये बात कही, तब अडवाणी जी ने भी एक बार ये बात कही थी। लेकिन मेरा ये मानना है कि अहमद पटेल साहब जो थे उनके तार भी जुड़े हुए थे आरएसएस से, और उसी के बेसिस पे 2014 का चुनाव जो मोदी जी जीते थे वो ईवीएम के बेसिस पे जीते। क्या लग रहा उस वक्त अहमद पटेल साहब उनके मित्र थे जिन्होंने मदद की। आज तो खैर मित्रता की उन्हें किसी की ज़रूरत ही नहीं है। अमित शाह जी और अडानी जी उनके मित्र काफ़ी हैं पूरी दुनिया को कब्जा करने के लिए, पूरी दुनिया को कर लो दुनिया मुट्ठी में करने के लिए। लेकिन तमाम जैसे मैंने ग्राउंड में रिपोर्टिंग की तो तमाम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र के ऊपर वोट दिए जा रहे हैं, जो हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, 5 किलो राशन दे रहे हैं। हिंदू राष्ट्र में क्या ये भी कॉन्सेप्ट है मनुस्मृति लागू कराने के अलावा कि 5 किलो राशन की भीख के लिए देश के 80 करोड़ लोगों को भिखारी बनाने का भी एक एजेंडा हिंदू राष्ट्र में है क्या? तो ये 5 किलो अनाज के भिखारी बनने के लिए देश में लोग वोट देंगे क्या कभी? क्या SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के लोग, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के आधारी पिटने के लिए वोट देंगे क्या? क्या लोग इसलिए वोट देंगे कि अगर पढ़ाई लिखाई की कोई बात कान में पड़ गई तो पिघला हुआ शीशा कान में डाल दिया जाएगा? क्या लोग इसलिए वोट देंगे कि आगे मुंह के आगे पीकदान और पीछे झाड़ू लगा के लोग सड़कों पे चलेंगे? क्या लोग इसलिए वोट देंगे कि रिजर्वेशन ख़त्म कर दी जाएगी? क्या लोग इसलिए वोट देंगे कि जातिगत आधार पे जनगणना नहीं कराई जाएगी? क्या लोग इसलिए वोट देंगे कि देश में अग्निवीर सेना को इतना कमज़ोर कर दिया जाए कि रेगुलर सेना ही ख़त्म हो जाए एक तरह से अग्निवीर के माध्यम से? क्या 2000 किलोमीटर चाइना को ज़मीन छिनवाने के लिए देश की जनता वोट देगी? क्या देश में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी बढ़ने के लिए देश की जनता वोट देगी? क्या देश में डॉलर के रेट रुपये के हिसाब से सबसे ज़्यादा, जो रुपया है सबसे ज़्यादा गिराने के लिए, क्या पेट्रोल के दाम सबसे ज़्यादा बढ़ाने के लिए वोट देगी जनता? कितनी बातें मैं गिनाऊँ आपको मोदी जी की। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग तो मोदी जी के ही वोट दे रहे हैं। नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि ईवीएम अभी भी देखिए, अगर आप ईवीएम से 20 से 25% वोट ये बीजेपी के हटा दीजिए, उसके बाद एक कैलकुलेशन करके देख लीजिए 10 से 20 सीटें भी किसी भी राज्य में भारतीय जनता पार्टी की आ रही हैं क्या? एक कैलकुलेशन ये भी करके देख लीजिए हमारे कहने से। दूसरी बात, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ भी जो हैं ये 20 से 25% वोट भी नाकाम हो जाते अगर जो हमारी ऑपोजिशन की पार्टीज़ हैं आपस में बड़ा दिल करके इलेक्शन लड़ती। ये 20-25% वोट भी जो ईवीएम के माध्यम से बीजेपी के आ रहे हैं नाकाम हो जाते। मुश्किल से 5% लोग जो मनुवादी व्यवस्था से
और मनुवादी व्यवस्था आरएसएस और बीजेपी के इकोसिस्टम से फ़ायदा उठा रहे हैं। कुछ या ज़्यादा या कम वही वोटर्स वोट दे सकते हैं बीजेपी को, बाकी कोई आदमी बीजेपी को वोट दे के तैयार नहीं है, कोई आदमी आरएसएस के लोगों को वोट दे के तैयार नहीं है। लेकिन अगर एडजस्ट करके अखिलेश यादव जी को एडजस्ट करके, मायावती जी को एडजस्ट करके, जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है उसको एडजस्ट करके चला जाता तो इस इलेक्शन में भी ईवीएम के बावजूद भारतीय जनता पार्टी का एकदम सुपड़ा साफ हो जाता, उन्हें एक एक सीट लानी भारी पड़ जाती। लेकिन कांग्रेस के एक नेता है कमलनाथ, वो तो अखिलेश जी को अखिलेश वखिलेश बता रहे थे कुछ ही दिन पहले इंडिया गठबंधन में। वो कह रहा था छोटा चेहरा है, छोटा नेता है। नहीं तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है ना, उसमें छोटा बड़ा होता ही नहीं है। यही बुनियादी बात की कमी है, ये सोच की तो कमी है कुछ लोगों में जो अलग अलग पार्टीज़ में हैं, लेकिन उनमें सोच वही मनुवाद की है, छोटा और बड़ा की। छोटा और बड़ा तो कोई होता ही नहीं है ना। अब छोटा जिसको माना उसकी वजह से भी कुछ तो वोट नुकसान हुए। और मायावती जी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी अगर छत्तीसगढ़ में, और ये जो अमित जोगी जो अजीत जोगी जी के बेटे हैं, उनकी पार्टी के साथ मिलके अगर ये चुनाव होता तो मैं देखता हूँ कि बीजेपी को 5-5 सीटें या 10-10 सीटों से ज़्यादा कहाँ से आ जाती, किस स्टेट में आ जाती। राजस्थान में भी देख लीजिए, अगर जो बीएसपी और जो दूसरी लोकल पार्टीज़ हैं वहाँ पे उनके साथ मिलके, और एक कुछ अगर कांग्रेस के अंदर भी जो एक कल्चर है ना, जो और ऐसा बहुत सारे राज्यों में देखा गया है, आंध्रा में तेलंगाना में भी देखा गया है, जो मित्रता के आधार पे या जो ऐसे आधार पे टिकटों का वितरण भी हुआ है जो कि उचित नहीं था, उसकी वजह से राजस्थान और दूसरे राज्यों में भी नुकसान हुआ है। जब ये वेव लगती है ना, तो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ में ऐसा होता है कि इस वक्त जो भी छतरा पोते हैं अपने अपने के, इस वक्त तो वेव है, किसी को भी टिकट दे दो वो जीत जाएगा और वो हमारा आदमी रहेगा। इसका भी बड़ा नुकसान चारों राज्यों में हुआ है कि अगर जेन्युइन कार्यकर्ताओं को जेन्युइन ये हिसाब लगा के कि यहाँ पे इस क्षेत्र में इस कम्युनिटी के लोग ज़्यादा हैं, उनकी एस्पिरेशंस को ज़्यादा ध्यान में रख के टिकट दिए जाते तो ये हाल तब भी नहीं होता। तो एक तो बड़ा दिल रखते सब, तब ये हाल ना होता। दूसरा, अगर जो टिकटों का वितरण भी वेव समझ के ना होता ना, कि किसी ने बड़े बड़े नेताओं ने अपने रिश्तेदारों तक को टिकट दे दिया ये सोच के कि यहाँ तो एकदम वेव आई हुई है, यही मौका है। वेव के जो लीडर बनते हैं ना, वो भी हर एक पॉलिटिकल पार्टी का नुकसान करते नहीं है ना। तो बीजेपी नहीं आ रही क्या बिहार में? आ रही है वहाँ। और बीजेपी के अब देखो आप, सुपड़ा साफ होगा बिहार से। मीडिया तो क्यों बता रही है ना। क्यों होगा? क्योंकि सबने दिल बड़ा करके, सब पॉलिटिकल पार्टीज ने एडजस्ट करके एक दूसरे को चलाए। महाराष्ट्र में देखना आप, बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा। बंगाल में देखना, बंगाल में थोड़ा बड़ा दिल करके सब पार्टी चल रहे। मैं ये कह रहा हूँ, एक सीट बीजेपी की नहीं आएगी, एक सीट। असम में बड़ा दिल करके चले, एक सीट बीजेपी की नहीं आएगी लोकसभा की। नॉर्थ ईस्ट में एक सीट बीजेपी की नहीं आएगी किसी भी राज्य से, एक सीट नहीं आएगी पूरे नॉर्थ ईस्ट से। अगर उसमें, लेकिन मैं ये ईवीएम को साथ लेके बता रहा हूँ, ईवीएम के 20 से 25% वो जो धोखाधड़ी के वोट पड़ सकते हैं, उनके बाद बता रहा हूँ एक सीट नहीं आएगी बीजेपी को, बंगाल से लेके और पूरे नॉर्थ ईस्ट में एक सीट। ईवीएम से 20% वोटिंग को 20 से 25%, 20 से 25% वोटिंग को बचने के लिए तमाम जो विपक्षी पार्टियां, उसको कैसा स्टैंड लेना पड़ेगा? जो हम लोग कर रहे हैं ना, हम सड़क पे आंदोलन कर रहे हैं जिस तरीके से, वो आंदोलन करना पड़ेगा। और मोदी जी, देखिए मोदी जी के राजनीतिक करियर का सवाल है। मोदी जी को पता है मुझे कितनी सीटें आने वाली हैं, एक एक सीट के लाले मोदी जी खुद हार जाएंगे चुनाव। मोदी जी खुद हार जाएंगे चुनाव अगर ईवीएम से चुनाव नहीं होगा मोदी और तो किसी बड़ा को खड़ा, चेहरा है। मैं इसीलिए तो बता रहा हूँ, 20 से 25% वोट हटा दो आप, फिर देख लो कितने वोट से आते हैं मोदी जी के। कहा जाता है देश में मोदी जी का लोकप्रिय चेहरा है, बहुत बड़ा चेहरा है। बिल्कुल लोकप्रिय चेहरा है, लेकिन वोट देते टाइम लोकप्रिय नहीं रहेगा, ये मैं बता रहा हूँ। लोकप्रिय चेहरा इसलिए है क्योंकि हर टेलीविज़न चैनल जिस पे मोदी जी पता नहीं कितने पैसे का एडवर्टीजमेंट दे रही है, भारत सरकार दे रही है। हर अगर कोई टीवी चैनल खोल लो, कोई रेडियो खोल लो, शुरू होती है बात मोदी जी से, ख़त्म होती है बात मोदी जी तक। कोई एफएम चैनल खोल लो, कोई रेडियो खोल लो, कुछ खोल लो, मोदी जी और मोदी जी से ख़त्म होती है। तो और कोई चेहरा तो दिखाई नहीं रहा, कोई और कोई नाम ले ही नहीं रहा ना, ये मेन स्ट्रीम मीडिया जिसे मैं क्रिमिनल मीडिया बोलता हूँ। जब ये ले ही नहीं रहे तो किसका चेहरा और किसकी आवाज़ सुनोगे आप लोग? तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये अत्याचार है,
ये गलत है, ये डेमोक्रेसी के लिए उचित नहीं है। सर राजस्थान में जैसे ही बीजेपी की सरकार बनी है तो वहाँ पे जो तमाम जो जीते हुए लोग थे वो तमाम बीफ खाने को लेकर के सडनली कॉल करवा दिया गया है। जो यहाँ पे बीफ की जितनी सारी दुकानें हैं सारा बंद होनी चाहिए। सोशल मीडिया पे ट्विटर पे ट्रेंड भी चल रहा है। एक लाल मांस नाम की डिश है राजस्थान में, लाल मांस, पता है आप लोगों को? नहीं, मुझे नहीं पता। बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है और वो जो हमारे राजपूत समाज के लोग हैं ना, वो लोग ज़्यादा अच्छी बनाते हैं लाल मांस। तो अब ये सब मोदी जी ने खुद कहा था ना एक बार गौरक्षकों के बारे में कि ये जो दूसरे तरह तरह के काम करते हैं वो गौरक्षक बन के कोई और काम कर रहे हैं, ये सब उगाही के धंधे हैं। आज देखिए जो बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है सबके सब कौन लोग कर रहे हैं? आरएसएस और बीजेपी से कनेक्टेड लोग। और बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है और देश में गौरक्षा का कितना बड़ा आंदोलन चल रहा है। वो आंदोलन किस लिए था कि ये जो बिजनेस है ना बीफ एक्सपोर्ट का, वो आरएसएस और बीजेपी को कब्जा करना था, वो उन्होंने कर लिया। अब बीफ एक्सपोर्ट आराम से हो रहा है, सब आरएसएस के लोग बीफ एक्सपोर्ट। आरएसएस के लोग ही तो गौ रक्षक कर रहे हैं सारे। तो उसका असली मकसद बता रहा हूँ ना मैं आपको। ये बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के जो गौरक्षक सड़कों पे घूम रहे हैं, वो ऐसे इल्ज़ाम कोई मैं पहली बार लगा रहा हूँ, 85 बार इल्ज़ाम लगते हैं ना कि ट्रकों से पैसे लेते हैं, ये पैसे लेके जाने देते हैं पशुओं को। और ये गौ की तो तस्करी सिर्फ तस्करी होती नहीं है, गौ वंश के जो पशु हैं उनको तो किसान अपने दूध के लिए या दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ जो दूसरे पशु भी हैं ना उनके ट्रांसपोर्टेशन के पैसे लेते हैं ये बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के जो ये गुंडे मवाली हैं, जिनको जो खुद मोदी जी बोल रहे थे एक बार कि ये गौरक्षक नहीं है, उनको वार्निंग भी दी थी उन्होंने। क्या लग रहा है सर, छोटे छोटे राज्यों में जैसे प्रधानमंत्री स्वयं जा करके रैलियां कर रहे हैं, तो क्या ये प्रधानमंत्री पद के लिए मतलब शोभा देता है क्या? नहीं, ये तो बात अच्छी बात, कुछ चीज़ें मोदी जी की अच्छी हैं, वो सिर्फ झूठ बोलना बंद कर दें, वो देश को बरगलाना बंद कर दें, देश के साथ धोखा बंद कर दें, देश जो उन्होंने जिस संविधान की शपथ ली थी उस पर ईमानदारी से काम करना शुरू कर दें। तब तो अच्छी बात है कि छोटे छोटे राज्यों में जाके क्या गली गली में जाके भी प्रधानमंत्री को लोगों से वार्तालाप करना चाहिए। लेकिन मोदी जी धोखाधड़ी की मंशा लगती है हर बार उन्हें, संविधान को धोखा दे के अपने जो संविधान की शपथ ली है उसके खिलाफ जाके जो कार्य करते हैं वो उचित नहीं है। शुक्रिया बातचीत। बहुत नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।